हेलो एवरीवन। बच्चों, आपको पता है कि कंपनी जिंदा कैसे रहती है? बिल्डिंग से नहीं, कैश, स्टॉक और डेटर से। आज समझेंगे करंट एसेट्स, बिजनेस का डेली फ्यूल। ये लेक्चर नंबर 112 है बच्चों इस वीडियो सीरीज का, जिसमें हम पहुंच चुके हैं करंट एसेट्स पे। इसके बाद ये बैलेंस शीट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। जल्दी से नोटबुक पेन निकाल लो, अब हम शुरू करते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए बच्चों, उसको डे टू डे लाइफ में चलाने के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? करंट एसेट्स। ठीक है, एसेट्स आपको पता ही है, कोई भी ऐसे सोर्सेज जिससे बिजनेस को बेनिफिट मिले उनको हम एसेट्स बोलते हैं। करंट एसेट्स, करंट नॉन करंट की डेफिनेशन सदाबहार वही रहेगी जो हमने पढ़ी है, दैट इज 12 मंथ्स एंड ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट। मींस अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज्यादा है तो बेंचमार्क मींस डिसाइडिंग फैक्टर कि करंट एसेट करंट होगा कि नॉन करंट, वो ऑपरेटिंग साइकिल होगा। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से कम है तो बेंचमार्क 12 मंथ्स रहेगा एज अ डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, तो करंट एसेट्स के लिए कोई भी ऐसे एसेट्स जिनको मोनेटाइज करा जा सके लेस देन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर, तो उनको हम बोलेंगे करंट एसेट्स। क्लियर है? करंट एसेट्स के फर्दर सब हेड्स 6 होते हैं बच्चों। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। ठीक है, नॉर्मली कोई भी तरह का करंट एसेट होगा वो इनमें फिट हो जाएगा। जो ये पांचों में ना फिट हो वो एटलीस्ट ये अदर करंट एसेट्स में फिर वो आएगा। क्लियर है? हम वन बाय वन देखते हैं सबको। सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं बच्चों? किसी भी कंपनी ने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, कुछ पार्टनरशिप फर्म में। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़े तो वो इंस्टेंट इंस्टेंट उनको कैश में कन्वर्ट कर सके। देखो, हम नॉर्मली 3 मंथ्स का मान के चलते हैं कि 3 मंथ्स में वो लिक्विडेट हो जाए, बट करंट नॉन करंट के अकॉर्डिंग लेस देन 12 और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर। ठीक है, वो चलेगा। तो इन इन्वेस्टमेंट्स को जिनको बहुत जल्दी जैसे बच्चों शेयर्स है, कंपनी के पास शेयर्स है, कंपनी को आज पैसे की जरूरत पड़े कंपनी इनको बेच सकती है ना, वो पैसा इससे रेज कर सकती है। तो ये आ जाती है करंट इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद आता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का मतलब है ऐसा माल, सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके पास कौन सी इन्वेंट्री के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? रॉ मटेरियल्स होगा, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। ये तीन चीजें तो होंगी होंगी ना। ये तीन चीजें तो ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के पास, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल है, जब उसको बनाने के लिए कुछ डाला तो जो अभी तैयार नहीं हुआ, जो बीच की स्टेज है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। जब सब कुछ रेडी हो गया तो ये फिनिश्ड गुड हो गई। ठीक है, इन तीनों के अलावा स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, ये भी इन्वेंट्री का ही पार्ट है। तो ये भी बच्चों, और सेकंड चीज, अगर कोई ट्रेडिंग फर्म है तो, अगर कोई ट्रेडिंग फर्म है मींस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सपोज कोई रिटेलर है, कोई कपड़े की दुकान है, तो स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है वो इन्वेंट्री जो एज इट इज, जो दुकानदार कहीं से खरीदता है और एज इट इज आगे बेच देता है। ठीक है, उसमें कोई प्रोसेसिंग वगैरह नहीं है, उसको बोलते हैं हम स्टॉक इन ट्रेड। तो ये जो इन्वेंट्री है ये आपके बच्चों करंट एसेट्स में आएगी। करंट एसेट्स में मींस जब कभी भी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो ये बहुत फास्टली ये मोनेटाइज की जा सकती हैं, पैसों में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है ट्रेड रिसीवेबल्स का। ट्रेड रिसीवेबल मतलब जब रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस में कंपनी उधार पे माल देती है, ठीक है, जो उसके डेटर्स हैं, तो ये चीजें ट्रेड रिसीवेबल में आती हैं। तो डेटर हैं वो आपके एसेट्स ही है ना, प्लस जो बिल्स रिसीवेबल है मींस इसके अलावा, डेटर्स तो रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस में आ गए ना, इसके अलावा अगर आपने किसी को कोई बिल जारी करा है जिससे आपने पेमेंट लेना है,
ठीक है, तो वो बिल्स रिसीवेबल में आ जाएंगे। तो ये भी आपके एक तरह से एसेट्स ही हैं। अब ये जो डेटर है, हम रूटीन में इनसे 3 मंथ्स का एग्रीमेंट करते हैं। ऐसा ही होता है ना कि भाई 3 महीनों के लिए आप हमारे से उधार माल ले सकते हो, तो 12 महीने से तो कम ही हो गया ना, तो ये आपके करंट में आ जाते हैं। क्लियर है? अगर हाँ, अगर आप किसी डेटर से ये एग्रीमेंट कर लो कि भाई वो 24 मंथ्स तक पेमेंट नहीं करेगा, तो वो स्पेशल केस होगा, वो इसमें नहीं आएगा फिर। क्लियर है? तो हाँ, तो अगर सपोज कोई डेटर ऐसा आ जाए जो पेमेंट ही ना करे, तो बच्चों हमारे पास तो होता ही है प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर आपने ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स तो बता दिया, बट अगर उसने पेमेंट नहीं करा तो हम फिर प्रोविजन क्रिएट करेंगे। क्यों? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लॉसेस आज की डेट में रिकॉर्ड कर लो, प्रॉफिट आज रिकॉर्ड नहीं करने, जब होंगे तो देखी जाएगी। यही है ना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो अगर कोई डेटर पेमेंट ना करे, हमें यह लगे अभी बैड डेट हुआ नहीं है, हमें लगता है डाउटफुल है कि वो शायद पेमेंट ना करे, तो हम आज की डेट में लॉस बुक कर लेंगे, मींस एक एक्सपेंस बुक कर लेंगे। तो होगा क्या, अब बैलेंस शीट में इसको शो कैसे करेंगे? दो मेथड होते हैं। ये एक एग्जांपल है 3M लिमिटेड का। आपने क्या करना है, देखो, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, जो लाइबिलिटी साइड शो कर दोगे आप, एंड सन्ड्री डेटर 5 लाख के इधर शो कर दोगे। ये 50,000 का एक एस्टिमेशन था कि शायद आपको ये पैसा ना मिले। एक तो शो करने का मेथड ये आता है कि लाइबिलिटी साइड आप लाइबिलिटी शो कर दो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, ठीक है, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में, और एसेट साइड डेटर्स एज इट इज रहेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड आ जाता है जिसमें आप प्रोविजन को डेटर्स के साथ ही शो करते हो। उसमें क्या है, नोट टू अकाउंट्स में या बैलेंस शीट में आप ऐसे शो करोगे बच्चों, आप डेटर्स माइनस करके शो करोगे, बिकॉज एक्चुअल में 5 लाख थे, 50,000 के पैसे नहीं आएंगे, 50,000 नहीं आएंगे, तो हम उसको बैलेंस शीट में इस तरीके से शो करेंगे। और ये जो वैल्यू है ना फाइनली 4,50,000, ये आपकी जाएगी फाइनली बैलेंस शीट के अंदर। ये डिटेल हमें नोट टू अकाउंट्स में देनी पड़ेगी। ठीक है, जहां पे आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे ना, उसके अंदर आप सन्ड्री डेटर्स लिखोगे जिनसे आपने पैसा लेना है, और वहीं पे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर दोगे, ताकि बैलेंस शीट देख के पता लगे कि एक्चुअल में डेटर्स जो हैं अब वो 4,50,000 के हैं। दोनों अप्रोचेज हैं बच्चों, चाहे आप अलग अलग शो कर दो कि प्रोविजन को लाइबिलिटी साइड और डेटर को उधर, या इकट्ठा भी शो कर दो, नेट इंपैक्ट उसका सेम ही आता है। ठीक है, बोथ मेथड्स करेक्टली प्रेजेंट द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, the net impact on the balance sheet is identical. The choice is the matter of presentation, कि ये आप पे डिपेंड है कि आपने शो कैसे करना है। क्लियर? अच्छा, अब आ जाता फोर्थ, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इंस्टेंट कैश जो बैंक्स में पड़ा है, चेक्स, ड्राफ्ट्स, कैश इन हैंड, ईयर मार्क बैलेंसेस विद बैंक्स, ठीक है, ये सारा इंस्टेंट कैश, सबसे हाईली लिक्विड, आज पैसे की जरूरत है, ये यूज हो जाएगा बच्चों। तो ये चीजें आ जाती हैं आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन आती है आपकी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कंपनी ने कुछ देर के लिए किसी को लोन दे रखा है, तो दैट इज करंट एसेट। एडवांस दे रखा है मींस कुछ मशीनरी, कुछ परचेज करना है, आज मिला नहीं है हमें, ना ही माल मिला है, ना ही सर्विस मिली है, जस्ट एक एडवांस दिया है, तो वो जल्दी या तो कैश के रूप में आ जाएगा या मटेरियल के रूप में आ जाएगा। तो जब तक नहीं मिला, तो लेस देन 12 मंथ्स है, तो हम क्या करेंगे, उसको करंट में मानेंगे। क्लियर है? अब ये 5 कैटेगरीज में अगर कोई करंट एसेट नहीं फॉल करता, तो सिक्स्थ में आप डाल दो, दैट इज अदर करंट एसेट्स में। ये बड़ा खाता है, इसमें आप डाल दो। और इसमें कौन कौन से नॉर्मली केस आते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर हेड नहीं होगा, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, आपने कोई खर्चा एडवांस में कर रखा है, बिजली का बिल अभी आया नहीं है बट आपने 1 लाख रुपए पहले ही पे कर दिया, तो वो आप इसको एज अ एसेट प्रीपेड एक्सपेंसेस में शो कर सकते हो। हालांकि बच्चों ये फिक्टिशियस एसेट है, हमने ऑलरेडी पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा था कि हम इसको मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। अगर प्रीपेड एक्सपेंस आपने करा तो ये फिक्टिशियस है, हम इसको मोनेटाइज नहीं कर सकते। ठीक है, डिविडेंड रिसीवेबल ये इसमें आ जाएगा, एक्रूड इनकम,
कोई इनकम है, अभी इकट्ठा हो गया आपका इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है, तो बट अभी आपको मिला नहीं है, तो उसका कोई स्पेशल हेड नहीं होगा, तो वो आपका अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। एडवांस टैक्सेस, कुछ आपने टैक्स एडवांस में पेमेंट कर दिया है, ठीक है, कल को वो एडजस्ट हो जाएगा, तो आज आप उस बैलेंस शीट को, बिकॉज आज वो ड्यू नहीं था, तो बैलेंस शीट को आपको एज अ बैलेंसिंग फिगर एसेट शो करना पड़ेगा। नो डाउट आप इसको मोनेटाइज नहीं कर पाओगे, ये एडजस्ट हो जाएगा इन फ्यूचर लाइबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये बच्चों 6 कैटेगरीज थे आपके करंट एसेट्स के, एक बार समराइज कर लेते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और जो कहीं पे ना फिट हो उसको आपने अदर करंट एसेट्स में डाल देना है। क्लियर है? आगे हम मूव ऑन करते हैं अब कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स पे। ये क्या है सर? लाइबिलिटी तो आपने कवर अप भी कर दिया, तो ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या है एंड कमिटमेंट क्या है? बच्चों ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है? कॉन्टिंजेंट मींस व्हाट इफ, कॉन्टिंजेंट मींस आप श्योर नहीं हो। लाइबिलिटी वो आज की डेट में स्टैंड करती नहीं है, बट इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, ठीक है। मतलब वो किसी ऐसे अनसर्टेन इवेंट पे वो लाइबिलिटी डिपेंड करती है। अगर इवेंट वो नहीं हुआ तो कोई लाइबिलिटी नहीं, अगर इवेंट हो गया तो लाइबिलिटी। अब वो इवेंट तो फ्यूचर में होना है, बैलेंस शीट प्रेजेंट में बनेगा, है ना, तो आप उसको आज बैलेंस शीट में तो शो करोगे नहीं, बट एक खतरा तो बना हुआ है ना। कुछ चाहे कोई इवेंट है ऐसा जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, बट एक पॉसिबिलिटी तो है ना, खतरा बना हुआ है ना, तो आपको ये बैलेंस शीट में आप शो नहीं कर पाओगे, आपको नोट टू अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल बच्चों, किसी ने सपोज कंपनी पे कोर्ट केस कर दिया 10 करोड़ का, फॉर एग्जाम्पल कॉम्पनसेशन। अब कल को हो सकता है कंपनी अगर केस हार जाती है तो ये 10 करोड़ की लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, है ना। तो बट आज ये 10 करोड़ की लाइबिलिटी नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। इसको हम नोट टू अकाउंट्स में, एक या बोल सकते हो फुट नोट में हम लिखेंगे, ठीक है, कि अगर कंपनी लूज कर जाती है तो लाइबिलिटी आ जाएगी, अगर कंपनी जीत गई तो कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो आज की डेट में तो ये वैसे ही नहीं है ना, फ्यूचर में ये किसी इवेंट पे डिपेंड करती है। और एक एग्जांपल मैं आपको डिविडेंड का बताता हूं, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड में क्या है? सपोज कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, डिविडेंड अनाउंस कर दिया, अब ये डिविडेंड फाइनली शेयर होल्डर्स को कब मिलेगा? जब एनुअल जनरल मीटिंग में, एजीएम में शेयर होल्डर्स इसको अप्रूव करेंगे। क्लियर है? तो डिविडेंड एक तरह से लाइबिलिटी होता है, आज की डेट में लाइबिलिटी नहीं है, बट ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, मींस इट कैन बी लाइबिलिटी अगर एजीएम में शेयर होल्डर्स ने जो इसको अप्रूवल दे दिया, तो ये हो सकता है ना। तो इसको बोलेंगे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। इसमें क्या क्या आ जाता है? क्लेम आ जाते हैं, कोई बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट ड्यू फॉर पेमेंट, ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड आ जाता है, अदर क्लेम्स, कोई भी ऐसे क्लेम जिसके लिए कंपनी कॉन्टिंजेंटली लायबल है। क्लियर है? सॉरी। तो अब इसको हम फाइनली शो कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा बिकॉज ये आज की डेट में लाइबिलिटी नहीं है। हम नोट टू अकाउंट्स में प्रॉपरली एक दो पैरा बना के लिखेंगे कि ये लाइबिलिटीज इन फ्यूचर अराइज हो सकती हैं। क्यों? सो दैट यूजर्स को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की देख रहे हैं इनको क्लियरली कंपनी की पोजीशन पता लग पाए, मतलब फेयर यूज है, ठीक है। ये था बच्चों कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का। इसके बाद आता है कमिटमेंट्स का। कमिटमेंट्स भी एक तरह से फ्यूचर में होने वाली लाइबिलिटीज हैं, बट ये श्योर हैं। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी श्योर नहीं थी वो भी लाइबिलिटी। कमिटमेंट भी बच्चों एक तरह से लाइबिलिटी है, ये बट ये श्योर है, ये फ्यूचर में होगी बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट। आपने सपोज किसी मशीन के सप्लायर से एग्रीमेंट कर लिया कि मैं नेक्स्ट ईयर भाई तुमसे मशीनें खरीदूंगा, खरीदोगे ना, तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी ना। तो वो अब कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नहीं है, वो किसी पे किसी सिचुएशन पे डिपेंड नहीं है, आपने कमिटमेंट कर लिया उससे। कमिटमेंट मतलब आपने प्रॉमिस कर लिया,
ठीक है। तो ये अब आपकी कमिटमेंट में आएगी। प्रेजेंटली लायबिलिटी कोई नहीं है, बट आपको बैलेंस शीट में नहीं, नोट टू अकाउंट्स में ये शो करना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या आ जाता है बच्चों, देखो कमिटमेंट्स में एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, कुछ ऐसे, ठीक है। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स बच्चों, अनकॉल्ड, यस ऑफ कोर्स। मान लो 10 का शेयर है, जब कंपनी 10 रुपए शेयर होल्डर से ले लेती है तो 10 की लाइबिलिटी बन जाती है ना उसमें। अब मान लो कंपनी ने आज तक सिंपल 8 रुपए ही लिए, तो कल को, आज की डेट में तो 8 रुपए की लाइबिलिटी है, तो कल को 2 रुपए कंपनी और कॉल कर सकती है ना। मतलब अभी प्रेजेंटली वो 2 अनकॉल्ड है, तो अभी तो वो 2 की लाइबिलिटी नहीं खड़ी है, बट कल को हो सकती है ना, तो हम उसको शो करेंगे एज अ अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन दी शेयर्स। तो इसके अलावा कोई भी और कमिटमेंट आ जाए बच्चों, हमें नहीं पता कि कंपनी ने किसी के साथ वादा कर रखा है कि भाई मैं कल को तुम्हें इतने पैसे दूंगा इसके बदले में, ठीक है, तो वो आपको नोट टू अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा। कमिटमेंट्स में बच्चों क्लियर कट पता होता है कि कितनी लाइबिलिटी खड़ी होगी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एक इवेंट पे डिपेंड करती है और उसका अमाउंट भी क्लियर नहीं होता कंपनी को। क्लियर है। अब इन इन दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं एक बार, कॉन्टिंजेंट वर्सेस कमिटमेंट पे। सबसे पहले नेचर, कॉन्टिंजेंट की एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मे बी और मे नॉट बी। कमिटमेंट्स के केस में फर्म एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर एक्टिविटी, एक एग्रीमेंट हो रखा है। सर्टेनिटी, कॉन्टिंजेंट बड़ी अनसर्टेन है, बट कमिटमेंट सर्टेन है। कंट्रोल, कॉन्टिंजेंट के केस में कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है बच्चों, ठीक है। और कमिटमेंट ये अराइजेज फ्रॉम अ प्रोएक्टिव डिसीजन बाय द कंपनी। एग्जाम्पल, कॉन्टिंजेंट के केस में पेंडिंग लॉ सूट, एंड कमिटमेंट्स के केस में बच्चों अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज मशीनरी। फ्यूचर में लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी बच्चों। तो एक बार ये थे, अब हम एक बार की टेकअवेज देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज मे बी, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है, दे आर पॉसिबल ऑब्लिगेशंस। कमिटमेंट्स क्या है बच्चों, कमिटमेंट्स अब डेफिनेटली दे आर प्लान्ड फ्यूचर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ठीक है, तो ये भी डिस्क्लोज करी जाएंगी, ठीक है। तो गोल्डन रूल क्या कहता है, बोथ कॉन्सेप्ट्स आर क्रूशियल फॉर ट्रांसपेरेंसी। यूजर्स को ये चीजें पता होनी चाहिए कि भाई कल को कंपनी पे ये लाइबिलिटीज आ सकती हैं, कल को कंपनी पे ये संकट आ सकता है, ठीक है। दे गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है बच्चों। आई होप बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक था, आपको मजा आया हुआ होगा। अगर कोई डाउट रह जाए आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, आपको आंसर किया जाएगा। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है, इसको आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और हमें मोटिवेट करने के लिए बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।